हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। बेटे, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के कोर्स कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेटे बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। क्लास 12 एग्रीकल्चर वालों के लिए बेटा प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं और क्लास 11 एग्रीकल्चर वालों के लिए प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये क्लास 11 के लिए है और सब्जेक्ट है हमारा बॉटनी। बॉटनी में बेटा आपको बता दे रहा हूँ, देखिए यूनिट मैंने कंप्लीट करा दी है आपकी 4 और यूनिट कंप्लीट 5 मैंने कंप्लीट करा दी। 4 और 5 दोनों मिला के 15 अंक का आपका आएगा। और इस टाइम जो यूनिट बेटे चल रही है वो यूनिट चल रही है आपकी 3। ठीक है, तो 3 4 5 3 यूनिट बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद आपकी 2 यूनिट्स बचेंगी। देखिए, आपको एक बात और बताना चाहता हूँ बेटे, मेरे चैनल पे देखिए बिल्कुल सॉलिड मटेरियल मिलेगा, बिल्कुल सॉलिड मटेरियल मिलेगा। वो मटेरियल मिलेगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बकवास क्वेश्चन कुछ भी नहीं होगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और बिंदास क्वेश्चन होंगे जो 100% एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो बेटा आप किसी भी चैनल पे पढ़े, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, जहां आपका मन लगे, जहां आपका दिल लगे, आप उस चैनल पे अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, अगर आप मेरे चैनल पे स्टडी कर रहे हैं तो बेटे शुरू से लेके लास्ट तक, बोर्ड एग्जाम तक वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल आपका साथ देगा। ये पूरे विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ। पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। देखिए, 11 एग्रीकल्चर के आप स्टूडेंट हो तो आपका फिजिक्स, मैथ और बॉटनी तीनों सब्जेक्ट मैं बिल्कुल कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद में जब कंप्लीट कोर्स हो जाएगा तो इसके बाद में हम टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे। टेस्ट सीरीज में आपको बल लाइनर वाला क्वेश्चन होगा और ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन होगा, यानी 10 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से आपका कंप्लीट कराऊंगा। ये मेरा विश्वास है, रखो आप। और एक बात और कहना चाहूँगा, देखिए आप जो मैं पढ़ाता हूँ उसका आप नोट्स बनाते चलिए। नोट्स आप बनाते चलोगे तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते तो मेरे नंबर पे कॉल करिए 8650415957। आपको बेटे PDF नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। मेरे चैनल पे आपको नोट्स भी मिलेंगे और वीडियोज भी मिलेंगी। बिल्कुल फ्री है बेटा, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाता है। बिल्कुल आप फ्री निःशुल्क होके आराम से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है नोट्स बनाने में या किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो आप मेरे नंबर पे कॉल करिए 8650415957। आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, क्योंकि मैं PDF नोट्स भी बच्चों के लिए उपलब्ध करा रहा हूँ। तो देखिए, समझिए आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये बेटे 6 अंक का मार्क्स में आता है, 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बहुत ही सुपर स्टार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप नज़रअंदाज मत करिए, समझिए। देखिए, हेडिंग है हमारी बाष्पोत्सर्जन। अब समझो, बाष्पोत्सर्जन में आपको नजर आ रहा है, देखिए बाष्प, क्या आ रहा है, बाष्प। और उत्सर्जन का मतलब है उत्सर्जन करना, यानी बाष्प का उत्सर्जन करना। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो समझ लीजिए बाष्पोत्सर्जन की पहले परिभाषा को। परिभाषा देखिए क्या कह रहा है, पौधे के वायवीय भागों से, किसके, कोई भी प्लांट है, हरा पौधा है, पौधे के वायवीय भागों से अतिरिक्त जल की, किसकी, अतिरिक्त जल की वाष्प के रूप में बाहर निकालने की क्रिया बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अब सपोज दैट आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। देखिए, और थोड़ी सी और समझ लो इसे। बाष्पोत्सर्जन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। किस प्रकार के, कौन कौन से प्रकार हैं? एक होता है बाष्पोत्सर्जन रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन, दूसरा होता है उपचर्मी बाष्पोत्सर्जन और तीसरा होता है बातरंध्रीय उत्सर्जन। तो आपने देखा कि बाष्पोत्सर्जन के बारे में आपने डेफिनेशन देखी कि पौधे के वायवीय भागों से अतिरिक्त जल की वाष्प के रूप में बाहर निकलने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मुझे लगा कि आपको समझ में नहीं आया, तो अब समझिए। देखिए, डिटेल से आपको समझाता हूं। देखिए, ये कोई पात्र है, सही है, या आप ऐसे समझ लो, ये आपका खेत है और खेत की एक क्यारी है। क्या है? खेत की क्यारी है। और इस खेत की क्यारी में क्या है बेटा, थोड़ा जल भरा है। क्या भरा है? ये जल भरा है, इसमें भर दिया जल। क्या भरा है? ये
ये भरा है बेटे जल, और इसमें क्या है, खेत में आपके क्यारी में क्या है बेटा, एक प्लांट है, एक पौधा है। सपोज दैट इसमें एक क्या है, पौधा है। ये देखिए इस प्रकार से एक पौधा है। मान लीजिए आपने देखा ये एक क्यारी है और इसके अंदर जल भरा है क्यारी में, और इसमें एक पौधा है। अब आप मुझे बताओ, ये पौधे की देखिए जड़ है, क्या है, पौधे की जड़ है। अगर आपके खेत में पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा, और उसमें क्या होता है बेटा, एक पौधा लगा होता है, तो पौधा जो है वो जल को, जड़ के द्वारा, जो जल है ये जल भरा है, ये पानी है, ये पानी आपका जल भरा है, ये जल जड़ के द्वारा कितना अवशोषित करेगा, कितना पानी लेगा पौधा। भाई पौधे को जितनी आवश्यकता होगी उतना ही तो पौधा पानी लेता है। इसके बाद में आपने देखा जो एक्स्ट्रा पानी होता है, ये वाला भरा होता है खेतों में, वो क्या करता है, बाष्प बनकर एटमॉस्फेयर में यानी वातावरण में क्या होता है, उड़ जाता है। आपने देखा है कि आप खेतों में आज पानी लगा के आते हो, दूसरे दिन को पानी साफ हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी जड़ को, जितनी पौधे के लिए आवश्यकता होती है पानी की, वो तो जड़ के द्वारा अवशोषित कर लेता है, लेकिन जो फालतू एक्स्ट्रा पानी होता है वो बाष्प के बन के उड़ा देता है, बाष्प बन के उड़ जाता है। अब बाष्प बन के किसके द्वारा उड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए, रंध्र के द्वारा, क्योंकि ये वायवीय भाग कह रहा है। क्या कह रहा है, वायवीय भाग। चलिए बेटे एक बार फिर से शुरू से समझिए। देखिए हमारी हेडिंग्स है बाष्पोत्सर्जन। इसकी परिभाषा को आप समझने की कोशिश करिए, 100% आपको समझ में आएगा। देखिए पौधे के वायवीय भाग। अब सबसे पहले मैं पौधे के वायवीय भाग आपको क्लियर कर दूं कि पौधे के वायवीय भाग होते क्या हैं। पौधे के वायवीय भाग कौन से होते हैं। देखिए एक तो होता है बेटा रंध्र। क्या होता है, रंध्र आपका वायवीय भाग है। दूसरा होता है उपचर्म, उपचर्म आपका वायवीय भाग है। और बातरंध्रीय, ये बातरंध्रीय क्या है बेटा, ये सारे वायवीय भाग हैं। और इन्हीं भागों से क्या होता है कि अतिरिक्त जल है वो वाष्प के रूप में, क्या वाष्प के रूप में क्या करता है, उड़ जाता है, कहाँ पहुंच जाता है, वातावरण में। और इसी क्रिया को बेटा हम क्या कहते हैं, बाष्पोत्सर्जन। तो अब आपके समझ में आ गई होगी। आपने देखा कि आप अपने खेत में गए, खेत में पानी भर के आए एक क्यारी में, किसमें, एक क्यारी में, और उसमें धान का मान लो पौधा लगा है। अब धान का पौधा लगा है तो बेटा जितनी उस पौधे को जल की आवश्यकता होगी उतना तो वो जड़, इस जड़ के द्वारा क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इस जड़ के द्वारा क्या कर लेगा, उसका पानी का अवशोषण कर लेगा। क्या कर लेगा, अवशोषण कर लेगा। अब बेटा उस क्यारी में जो एक्स्ट्रा पानी बचा, इस क्यारी में ये एक्स्ट्रा पानी बचा, फालतू का पानी बचा, एक्स्ट्रा पानी। जब ये एक्स्ट्रा पानी बचा तो आप मुझे बताओ कि आप दूसरे दिन या तीसरे दिन जब आप अपने खेतों में जाते हो पानी के लिए, देखने के लिए, तो क्या खेतों में पानी रहता है, नहीं रहता है। पानी सूख जाता है क्यारी में। कैसे सूख जाता है, क्योंकि वो बाष्प बनकर उड़ जाता है। किसके द्वारा, वायवीय भागों के द्वारा, पौधे के वायवीय भागों के द्वारा। वायवीय पौधे को भाग कौन से हैं, रंध्र, उपचर्म और बातरंध्र। इनके वायवीय भागों से के कारण क्या होता है, अतिरिक्त जो जल होता है उस क्यारी के अंदर, वो अतिरिक्त जल बाष्प बनकर क्या है, हवा में यानी वायु में, एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है। और उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है पूरी। देखिए मेरी आपको एक बात और बताना चाहूँगा। देखिए मैं पढ़ाता नहीं हूँ बेटा, पढ़ाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। मेरी कोशिश होती है आपको एक एक चीज़ सिखाने की। सिखाने में और पढ़ाने में बेटा बहुत बड़ा अंतर होता है। पढ़ा हर कोई देता है लेकिन सिखा हर कोई नहीं सकता। मेरे चैनल पे अब शुरू से लेकर लास्ट तक सिखाने की कोशिश होगी। देखिए आपने देखा कि कोई पौधा है, ये पौधा है और इसके वायवीय भाग है। वायवीय भाग रंध्र, उपचर्म और बातरंध्रीय होते हैं। इन वायवीय भागों से क्या होता है, जो अतिरिक्त जल होता है, देखिए इसमें अतिरिक्त क्यारी में जल है, वो बाष्प बनकर जब उड़ जाता है, बाष्प बनकर क्यारी से बाहर निकल जाता है, तो इसी बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब बाष्पोत्सर्जन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन, उपचर्मी बाष्पोत्सर्जन और बातरंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। अब बेटे चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे आगे समझिए। देखिए अब हम बात करते हैं कि बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। ये बेटे हेडिंग है हमारी, बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए मैंने आपसे शुरू में ही कह दिया, क्वेश्चन सुपर है, क्वेश्चन सुपर है। क्वेश्चन को, वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। 2 से 3 बार वीडियो देखोगे, हमेशा बोर्ड एग्जाम में आपके माइंड में सेट हो जाएगा क्वेश्चन, ये मैं विश्वास करता हूँ। देखिए फिर समझिए
बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले ये हमारी हेडिंग्स हैं, और इसका जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो है दो कौन कौन से कारक हैं? तो बेटा एक है बाह्यकारक, दूसरा है अंतःकारक। बाह्यकारक और अंतःकारक। अगर हम बाह्यकारक की बात करें तो पौधे के अंदर की बात नहीं हो रही, पौधे के बाहर की बात हो रही, यानी जो एटमॉस्फेयर है फिजिकली उसकी बात हो रही है, क्योंकि वो बाह्यकारक है। और अगर हम अंतःकारक पढ़ेंगे तो पौधे के आंतरिक भागों की बात करेंगे, पौधे के अंदर की जितने भी पार्ट्स होंगे उनकी बात करेंगे, क्योंकि वो अंतःकारक में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा बाह्यकारक की। तो हमारी हेडिंग देखिए पहले नंबर पे होगी बाह्यकारक। अब बाह्यकारक में फर्स्ट हेडिंग है आपकी लाइट। क्या है? लाइट यानी प्रकाश। क्या है? लाइट एवं प्रकाश। समझिए, देखिए रंध्र दिन में खुलते हैं और रात्रि में बंद हो जाते हैं। दिन में प्रकाश के कारण रंध्र खुलने से बाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। अब आप मुझे ये बताओ, देखिए सपोज दैट ये बेटे सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है। और दिन के समय आपको पता है कि जब सूर्य निकलेगा तो बेटा तेज धूप होगी। क्या होगी? तेज धूप होगी। अब आपने देखा कि दिन में जो पौधे होते हैं, पौधों की जो पत्तियां होती हैं, या कह सकते हो पौधे का पूरा पार्ट्स होता है, आपने देखा कि दिन के समय पत्तियां बिल्कुल फूल पुष्पकति बिल्कुल खिले हुए होती है। आपने देखा है खिले हुए होते हैं। और जब रात में आप जाते हो, रात में आप देखते हो, अंधेरे में आप देखते हो, तो वो पत्तियां कैसी होती हैं? मुरझा जाती हैं। आपने देखा, अब आप समझ चुके हो कि रंध्र दिन में जब प्रकाश होता है तो प्रकाश में क्या होता है? रंध्र दिन में खुलते हैं और रात्रि में बंद हो जाते हैं। जब आपने देखा कि दिन में प्रकाश के कारण रंध्र खुलने से बाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। अब आपके दिमाग में एक बात और बैठ गई होगी कि ये जब ये तेज धूप है और ये लाइट है यानी प्रकाश है, तो आपने देखा कि प्रकाश में भाई बाष्पोत्सर्जन की दर क्यों नहीं बढ़ेगी? बाष्पोत्सर्जन की दर बेटे इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि प्रकाश में क्या होगा? जो पानी होगा आपका, पानी बाष्प बनकर हवा के रूप में जल्दी ऊपर उड़ जाएगा। सपोज दैट आपकी समझ में आ गया। आपने देखा कि भाई प्रकाश है, सूर्य निकला हुआ है, तेज धूप है, प्रकाश है, प्रकाश में पानी बाष्प बनकर हवा में जल्दी उड़ जाएगा। जब हवा में जल्दी उड़ जाएगा तो जाहिर सी बात है बाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी। और यही क्रिया कब हो भाई? यही क्रिया रात्रि के समय हो, जब सूर्य ना हो। जब सूर्य ना हो, कैसा हो? रात्रि हो। अब रात्रि में आपने देखा कि टेम्परेचर बेटा कैसा हो जाता है? बिल्कुल लो हो जाता है। जब टेम्परेचर लो हो जाता है और जो ओस एवं कोहरा के कारण क्या होता है? टेम्परेचर लो हो जाता है, ओस गिरती है, तो क्या बाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है? क्या कोई पानी रात में कहीं आपने उड़ते हुए देखा? बाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है? रात में कम हो जाती है। रात में आपके खेतों का पानी कभी नहीं उड़ता, दर कम ही रहती है बाष्पोत्सर्जन की। पानी कभी नहीं उड़ेगा। कब उड़ेगा? जब तेज धूप होगी और लाइट होगी, प्रकाश होगा, तब उड़ेगा पानी बाष्प बनकर। तो बेटा यही समझाने की कोशिश की गई कि लाइट है यानी प्रकाश है, रंध्र दिन में खुलते हैं और रात्रि में बंद हो जाते हैं। दिन में प्रकाश के कारण रंध्र खुलने से बाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। तो ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं देखिए अगले पॉइंट की तरफ। चलिए बेटे चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। हाँ, तो मेरी बात को आप समझ गए, फर्स्ट पॉइंट को आप समझ गए होंगे अच्छे से। लाइट है, प्रकाश है। आपने देखा कि लाइट होने पे, प्रकाश होने पर दिन के समय क्या है? रंध्र यानी स्टोमेटा खुल जाते हैं और रात्रि में बंद हो जाते हैं। और आपने देखा कि प्रकाश के समय जो बाष्पोत्सर्जन की दर है वो भी बढ़ जाएगी। तो बस ये प्रकाश में लिखना है। अब सेकंड हेडिंग आ गई बेटा हमारी ताप। ताप की अगर बात करें तो इंग्लिश में बोलते हैं बेटा टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसे ताप का मतलब है टेम्परेचर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। अब आप बताओ, आपका जब एटमॉस्फेयर यानी वातावरण का जब टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो बाष्पोत्सर्जन की दर घटेगी या बढ़ेगी? आपने देखा जब मौसम बहुत गर्म है, टेम्परेचर बहुत हाई है, जब टेम्परेचर हाई होगा तो बाष्पोत्सर्जन की दर क्या होगी? बढ़ेगी। देखो यहाँ देखो, प्रकाश की तीव्रता के कारण वातावरण का ताप बढ़ जाता है और नमी की मात्रा कम हो जाती है, बाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। बिल्कुल आपने सही सुना। देखिए जब सूर्य निकलेगा और सूर्य निकलने से क्या होगा? धूप होगी, और सूर्य की किरणें क्या देती हैं? हीट देती हैं, ऊष्मा देती हैं। तेज जब धूप होगी तो गर्मी पैदा होगी। जब गर्मी पैदा होगी तो बेटा प्रकाश, जब गर्मी पैदा होगी तो टेम्परेचर जो है हाई होगा, और जब टेम्परेचर हाई होगा तो वो पानी को बेटा, अगर आपने आपके खेत में अगर 1 इंच पानी है ना,
तो 1 घंटे के अंदर अंदर उस पानी को क्या है, सुखा देगा। पानी को सुखाएगा कौन बेटा, पौधा जो है वो वात रंध्र के द्वारा वाष्प बनाकर ऊपर उड़ा देगा। जब वाष्प बनकर उड़ा दिया उसने, तो इसका मतलब क्या हुआ, वाष्पोत्सर्जन की दर क्या है, बढ़ गई। घटी क्यों नहीं, घटी इसलिए नहीं क्योंकि मौसम कैसा था, आपने देखा भाई धूप बहुत तेज थी, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर हाई था। टेम्परेचर हाई होने पे क्या हुआ, वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ गई, पानी जितना भी था आपके खेतों में वो वाष्प बनकर उड़ गया। और नमी तो रहेगी नहीं भाई, टेम्परेचर हाई होगा, सूर्य निकला हुआ होगा, तेज धूप होगी, तो नमी की तो कोई बात ही नहीं रहेगी। अगर जहाँ नमी होती है तो वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। तो बेटे ये भी समझ में आ गया होगा आपके, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए ताप है, टेम्परेचर है, आपने देखा कि प्रकाश की तीव्रता, यानी तीव्रता का मतलब है तेजी से, प्रकाश की तीव्रता के कारण वातावरण का ताप बढ़ जाता है, एटमॉस्फेयर का ताप बढ़ जाता है और नमी की मात्रा कम हो जाती है। नमी तो रहेगी नहीं, मॉइस्चर तो रहेगा ही नहीं, जब धूप होगी वातावरण टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो क्या होगा बेटा, वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही सुना आपने। देखिए 2 हेडिंग्स हम पढ़ चुके, प्रकाश और ताप। नेक्स्ट है हमारी वायु की आपेक्षिक आर्द्रता। वायु की आपेक्षिक आर्द्रता, आर्द्रता को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ह्यूमिडिटी। क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। अब आप समझ लो, पहले तो इसको समझाता हूँ फिर मैं अपने शब्दों में समझाऊंगा। देखिए नम तथा शुष्क वायु में, नम और शुष्क वायु दोनों की बात हो रही है। नम तथा शुष्क वायु में वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक रहती है, वाष्पोत्सर्जन की दर क्या रहती है, अधिक रहती है। लेकिन अधिक आर्द्रता के कारण, अधिक आर्द्रता, अधिक ह्यूमिडिटी के कारण क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। बात समझ में आई। देखिए वायु में जब एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, वायु में जब आपको लगे कि नमी है या शुष्क है, नमी आपको तब लगेगी जब मौसम ठंडा होगा, ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी तो मॉइस्चर होगा वायु में नमी होगी, ठीक है, हवा के साथ। शुष्क कब होगा, जब आपने देखा कि गर्म हवाएं चलेंगी, मई जून में जब गर्म हवाएं चलती हैं, पीछे पश्चिम से गर्म धाराएं बहती हैं, तब मौसम कैसा होता है, शुष्क होता है। तो नम और शुष्क दोनों मौसम में क्या होता है बेटा, जो वाष्पोत्सर्जन की दर है वो बढ़ जाती है, दर अधिक होती है। नेक्स्ट अधिक आर्द्रता, अधिक ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है ये, अधिक ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी अधिक होगी तो बेटा अधिक ह्यूमिडिटी के कारण क्या होगा, जो वाष्पोत्सर्जन की दर है बेटे वो घट जाएगी। तो बेटे हमने देखिए 3 महाकारक पढ़ लिए, प्रकाश, ताप और वायु की अपेक्षित आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। अब चलते हैं बेटा आगे की ओर। चलिए बेटे चलते हैं आगे की ओर। देखिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो बेटे वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके रखिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो सभी दोस्तों में अपने शेयर करिए, सभी दोस्तों में, ताकि हर बच्चा अपने घर बैठ के बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सके। बेटे पूरी तैयारी कराई जाएगी वाईपी एजुकेशन चैनल पर। तो चलिए देखिए नेक्स्ट हेडिंग है वायु की गति। क्या है, वायु की गति समझो आप। देखिए वायु की गति को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। अगर वायु की गति अधिक होने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात है। और वायु की गति कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। बिल्कुल प्रैक्टिकली समझिए इसे, प्रैक्टिकली आप समझिए। देखिए ये वही बेटा खेत की क्यारी है, क्या है, खेत की एक क्यारी है, और आपने इसमें क्या लगाया है, इसमें सपोज दैट पानी भर गया, और ये जो आपने लगाया है बेटा ये गेहूं के पौधे हैं। क्या है, गेहूं के पौधे। अब इसमें देखिए गेहूं के पौधे आपने लगाए, थोड़ा सा गेहूं का पौधा और बड़ा कर दे रहा हूं मैं, ये आपने गेहूं के पौधे लगा दिए। अब आपने देखा कि एक खेत है, खेत की एक क्यारी है। क्या है, क्यारी है। अब आपको पता है गेहूं में पानी कम लगता है, क्योंकि अगर ज्यादा पानी भर दोगे गेहूं के खेत में तो गेहूं जो होता है वो सड़ने लगता है, बेकार हो जाएगा, दब जाएगा। आपने देखा कि भाई आपने पानी खेत में भर दिया गेहूं के, अब पानी इतना अधिक हो गया उसमें कि पौधा बिल्कुल गेहूं का पानी में के अंदर क्या करा, डूबने लगा।
क्या करा, डूबने लगा। अब खेत में पानी निकालने का कहीं से जुगाड़ ही नहीं है, कहीं से पानी निकल ही नहीं रहा है। फिर आप क्या कहते हो, आप जब अपने खेतों में पानी लगा के आते हो, गेहूं के खेत में या किसी क्यारी में पानी ज़्यादा हो जाए, तो आप क्या कहते हो कि आप ये कोशिश करते हो कि मालिक ए भगवान कल से तेज हवा चला दे या ऐसा कर पछवाहा चला दे जिससे हमारे खेत का पानी बांस बनकर उड़ जाए, पानी कम हो जाए, कहते हो आप। अब वही रूल यहाँ पे फॉलो करेगा। अगर आप पानी भर के आए और तेज हवा ना चली, मौसम ठंडा हो गया, तो आपके खेतों में बेटे कई दिनों तक पानी भरा रहेगा। जब कई दिनों तक पानी भरा रहेगा तो बाष्प उत्सर्जन की दर कम हो जाएगी, तो पानी बाष्प बनकर उड़ेगा ही नहीं। अब जब तेज हवाएं चलेंगी, हवा मान लो चल रही है कितनी, 80 की स्पीड से, 80 की गति से क्या चल रही है बेटा, हवा चल रही है। तो आप देखोगे जब 80 की गति से हवा चल रही है तो इस खेत का पानी बेटा जल्द से जल्द बाष्प बनकर उड़ जाएगा, जल्द से जल्द, जल्दी से जल्दी बाष्प बनकर क्या होगा, उड़ जाएगा। जब आप देखोगे ये गति कितनी हो गई, 40 की स्पीड से हो गई, तो 40 की स्पीड से जब हवा चलेगी तो पानी ये बाष्प बनकर उड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा। कितना, जब ज्यादा टाइम लगेगा इसमें, बिल्कुल सही बात है। जब स्पीड कम तो टाइम ज्यादा लगेगा, जब स्पीड ज्यादा तो जल्दी जल्दी बाष्प बनकर उड़ जाएगा। फिर आप अपेक्षा करते हो पछवाहा चले, जल्दी से पानी बाष्प बनके उड़ जाए। तो बिल्कुल यही रूल बेटा यहाँ पे फॉलो करना है आपको, समझिए आप। आपने देखा कि वायु की गति है, वायु की गति अधिक होने से, वायु की गति यानी स्पीड अधिक होने से बाष्पोत्सर्जन की दर है वो बढ़ जाती है, जल्दी से पानी को हवा में बाष्प बनाकर क्या है, उड़ा देती है तेज हवाएं। और वायु की गति कम होने पर बाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। जब हवाएं धीरे धीरे चलेंगी, तो जब हवाएं धीरे धीरे चलेंगी, आपको पता है कि शाम को ओस और पाला गिरता है, तो जो नमी होती है, नमी पौधे के नीचे आ जाती है। जब बड़े वृक्ष होते हैं पौधे के नीचे आ जाती है। अब आपने देखा जब हवा धीरे धीरे चलेगी तो वो जो नमी होगी, उस नमी को तक वो हवा सुखा नहीं पाएगी। तो आप देखोगे, आप महसूस करोगे कि जब वायु की गति कम होगी तो बाष्पोत्सर्जन की दर भी कम होगी। अगली बेटा हमारी हेडिंग है जल, तो इसे भी समझिए आप। चलिए अगला पॉइंट समझिए। देखिए जल है, अब जल में क्या है, जल की उपलब्धता बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही बात है। बाष्पोत्सर्जन की दर, जल कितना भरा है आपके खेत के अंदर, कितना है जल, उस बात पे डिपेंड करता है। अगर जल ज़्यादा है तो बाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी, और जल कम है तो बाष्पोत्सर्जन की दर घट जाएगी, जाहिर सी बात है। तो समझिए, देखिए जल की उपलब्धता बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करती है। जल की कमी होने पर बाष्पोत्सर्जन कम होगा और जल अधिक होने पर बाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। कैसे, समझिए। वही एग्जाम्पल रहेगा हमारा, उसी एग्जाम्पल से हम समझेंगे। देखिए ये क्यारी है और इसमें आधवर क्यारी में पानी भरा है, आधी क्यारी में इसमें क्या भरा है, वाटर भरा है, पानी भरा है। यानी इतना पानी भरा है कि पूरा पौधा है, वो पौधा बेटा आराम से डूबा हुआ है। इतना पौधा दिखाई दे रहा है, इतना, सिर्फ पौधे की पत्ती पत्ती दिखाई दे रही है, इतना। समझ गया मेरी बात। ये जल भरा है, जल भरा है। ये आपका पूरी क्या है, खेत की क्या है, क्यारी है। ये बेटा क्या है, खेत की क्यारी है। अब आपने देखा कि इस खेत की क्यारी में जो पौधा है, पौधा लगा हुआ है, इसमें भरपूर पानी है खेत के अंदर। इस क्यारी के अंदर इतना पानी है कि पौधा की जड़ से लेके ऊपर तक, पत्ती तक आराम से पौधा डूबा हुआ है। अब आपको समझ में आ गया होगा, जब पानी इसमें अधिक है तो भाई ज्यादा बाष्पोत्सर्जन होगा और जल्द से जल्द पानी उड़ जाएगा, बाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा। अब सपोज दैट इसमें जब तुम्हारे खेत में पानी ही नहीं है, तुम्हारे खेत में कितना पानी है, इसी क्यारी में बेटा इससे छोड़ के इतना काम पानी है, कितना, इतना कि जड़ तक डूबी है उसकी मात्र, उस पौधे की मात्र कितनी क्या है, सिर्फ जड़ डूबी है। तो आप देखोगे जब पानी कम है, जड़ डूबी है, पानी कम है, तो बाष्पोत्सर्जन कम होगा, जाहिर सी बात है। तो बेटा यही पॉइंट में यही समझाने की कोशिश की गई है आपको कि जल की उपलब्धता बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करती है। जल की कमी होने पर बाष्पोत्सर्जन कम होगा और जल अधिक होने पर बाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। वीडियो को बेटा लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चलिए बेटे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये बाहा कारक का हमारा लास्ट पॉइंट है। बाहा कारक का लास्ट पॉइंट है वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब समझिए।
वायुमंडल का मतलब है, देखिए एटमॉस्फेयर, वातावरण, जो वातावरण का दाब है उसकी बात चल रही है। वायुमंडल की दाब कम होने पर, जो एटमॉस्फेयर है वायुमंडल का है, उसकी दाब यानी प्रेशर कम होने पर बाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। जब एटमॉस्फेयर वातावरण का जो प्रेशर है, दाब है, वो जब कम होगा तो बाष्पोत्सर्जन की दर क्यों बढ़ जाएगी? इसका रीजन ये है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का दाब फिर अधिक होगा। जब पृथ्वी का दाब अधिक होगा तो बाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी, ये इसका मतलब था। अब बात करते हैं बेटा, बाहा कारक हमारे समाप्त हुए। बाहा कारक हमने पढ़े, जो अपने पढ़े हैं वो मैं आपको फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखिए आपने पढ़ा बेटा एक प्रकाश, बाहा कारक 1 नंबर पे प्रकाश पढ़ा, 2 नंबर पे पढ़ा आपने ताप, 3 नंबर पे पढ़ा वायुमंडलीय दाब, नहीं वायुमंडलीय दाब नहीं, तीसरे नंबर पे पढ़ा आपने वायु की आपेक्षिक आर्द्रता। क्या? वायु की आपेक्षिक आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। और 4 नंबर पे आपने पढ़ा वायु गति। क्या? वायु गति। 5वें नंबर पे पढ़ा आपने जल। ये बेटा क्या कहा है? बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले बाहा कारक हैं। कैसे कारक हैं? बाहा कारक। बाहा कारक में आपने प्रकाश पढ़ा, ताप पढ़ा, वायु की आपेक्षिक आर्द्रता पढ़ा, वायु गति, जल और वायुमंडलीय दाब, ये सारे क्या हैं? आपके बाहा कारक हैं। अब बात हम करते हैं बेटा आंतरिक कारक की। अब आंतरिक कारक पढ़ेंगे तो हम वातावरण से रिलेटेड नहीं पढ़ेंगे। आंतरिक कारक में हम सब पौधे के अंदर की बात करेंगे, पौधे के अंदर की। देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट है उपचर्म का मोटा होना। हेडिंग क्या पड़ेगी? फर्स्ट उपचर्म का मोटा होना। अब देखिए उपचर्म का मोटे का होने का मतलब है क्यूटिकुलर बाष्पोत्सर्जन को कम कर देता है। आपने देखा होगा कि जो मरुस्थल वाले पौधे हैं, जहाँ शुष्क स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे आपने नागफनी देखी, नागफनी बिल्कुल शुष्क रहती है, उसे पानी मिले ना मिले तो भी पौधा उसका सूखता नहीं है। उसका मतलब क्या है? जो नागफनी का जो उसका ऊपर का त्वचा होती है ना, त्वचा बहुत मोटी होती है, वो बहुत मोटी, उसमें जाइलम के द्वारा जल को बहुत दिनों तक ग्रहण कर लिया जाता है, बहुत दिनों तक उसका जल चलता है। ये वही चीज़ समझाई गई है कि उपचर्म का मोटा होना क्यूटिकुलर बाष्पोत्सर्जन को क्या करता है? कम करता है। सेकेंड हेडिंग बेटे, सेकेंड हेडिंग है इसमें रंध्र। देखिए पत्ती पर रंध्रों की संख्या, पौधे की पत्ती पर रंध्रों की संख्या अधिक होने पर बाष्पोत्सर्जन की दर क्या है? अधिक होगी। भाई रंध्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा। आपको इसमें लिखना होगा कि पत्ती पर रंध्रों की संख्या अधिक होने पर बाष्पोत्सर्जन की दर क्या है? वो बढ़ जाएगी। और पत्ती पर रंध्रों की संख्या कम होने पर क्या होगा? बाष्पोत्सर्जन की दर घट जाएगी। बेटा वीडियो को पूरा देखना, अभी तो बाष्पोत्सर्जन का महत्व रह गया है इसमें। बाष्पोत्सर्जन का महत्व और 1 नंबर के 1 लाइनर वाले जो क्वेश्चन हैं, 1 लाइनर वाले 1-1 नंबर के, वो भी इसी वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा बेटे। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना और सीरियसली देखना, ध्यान लगा के, पूरा कंप्लीट A to Z समझ में आ जाएगा। तो देखिए आंतरिक कारक में हमने पढ़ा उपचर्म का मोटा होना और रंध्र 2 पॉइंट पढ़ लिए। तीसरा पॉइंट चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे अगला पॉइंट समझिए। देखिए अंतःकारक हम पढ़ रहे हैं, बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले अंतःकारक। अंतःकारक का ये 3rd पॉइंट है। 3rd पॉइंट बेटे क्या है? पत्ती की संरचना। अब बात करेंगे हम पत्ती की संरचना के बारे में। देखिए मरुद्भिद पौधा, ऐसा पौधा जो बिल्कुल पहाड़ों पे पाया जाता है, रेगिस्तानों पे पाया जाता है, बिल्कुल मरुद्भिद यानी शुष्क स्थानों पर पाया जाता है। मरुद्भिद पौधों की पत्तियों की संरचना बाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करने हेतु रूपांतरित हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। आपने देखा कि ऐसे पौधे जहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा, जैसे पहाड़ों पे, रेगिस्तान में, या फिर ऐसी जगह जहाँ बिल्कुल पानी पहुँचे ही ना, ऐसे स्थानों पर पौधे कैसे जीवित रह जाते हैं? क्या बिना पानी के पौधे जीवित रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। पहाड़ों पे आपने देखा रहते हैं। पहाड़ों पे तो बारिश के समय बारिश होती है। क्या 24 घंटे बारिश होती है? नहीं। रेगिस्तान में आपने देखा पौधे जीवित रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। आपने ऐसे ऐसे स्थानों पे देखा होगा जहां पानी का एक बूंद भी नहीं पहुंचेगी तो भी पौधा जीवित है। किसके कारण? वो यही खेल है। इस खेल को समझिए। देखिए मरुद्भिद पौधों की पत्तियों की संरचना क्या है? बाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित रखने हेतु रूपांतरित हो जाती हैं।
उस बाष्पोत्सर्जन की दर को कंट्रोल करने के लिए क्या करती हैं, वो रूपांतरित हो जाती हैं। पत्तियों पर क्या पाया जाता है, देखिए उपचर्म का मोटा आवरण होता है। उपचर्म का, इसका पत्तियों पर उपचर्म का मोटा आवरण होता है। इसी मोटे आवरण के कारण है वो भोजन आराम से पौधा भोजन का जो लेना देना है वो करता रहता है। अगर ये पत्तियों के अंदर दम ना हो, उपचर्म इसका मोटा ना हो, तो ये भोजन प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि शाम को जब ओस गिरती है, देखिए सपोज दैट इस पॉइंट को भी क्लियर कर लीजिए आप। देखिए बेटे, ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा है सपोज दैट, समझ गया मेरी बात। और ये देखिए जड़ है। अब आपने दो बातें सुनी होंगी, एक नाम सुना होगा जाइलम का, किसका, जाइलम का, और दूसरा नाम सुना होगा फ्लोएम का, किसका, फ्लोएम का। हिंदी की बात करूं तो हिंदी में लिख लीजिए फ्लोएम। पहले इसके मैटर को समझ लीजिए। देखिए पूरा, अगर हम पूरे इस पौधे की बात करें तो पूरे पौधे में जो भोजन का काम है वो जाइलम और फ्लोएम के ही खेल है। ये देखिए पौधा है। एक नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि ये जाइलम है, जाइलम का काम क्या है, जाइलम का काम क्या होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए जो जाइलम है, जाइलम पौधे के जड़ के द्वारा, किसके, जड़ के द्वारा, ये जड़ है, रूट है, रूट, जड़ के द्वारा भोजन का क्या है, अवशोषण करता है। कैसे, देखिए जड़ के द्वारा क्या होता है, वो वाटर यानी जल को एब्जॉर्ब करता है, जो खनिज पदार्थ है उनको ऑब्जॉर्ब करता है। जब उनको ग्रहण करता है, खनिज पदार्थों को, जल को ग्रहण करता है, किसके द्वारा, जड़ के द्वारा, तो नीचे से जड़ ऊपर तने में होते हुए, तने में नीचे, तने में होते हुए कहाँ तक पहुँच जाता है, पत्ती के ऊपरी भाग तक पहुँच जाता है, पौधे के ऊपरी भाग तक पहुँच जाता है और ये पत्तियों में पहुँच जाता है। तो आप सीधे सीधे कहोगे कि जाइलम का काम होता है पौधे में भोजन का संग्रह करना, सॉरी भोजन का संग्रह करना नहीं, जाइलम का काम होता है पौधों द्वारा जल को ग्रहण करना, यानी पौधे के अंदर जो भोजन है वो भोजन को पहुंचाने का काम होता है, किसके द्वारा, जड़ के द्वारा। यहीं से जल का अवशोषण होता रहता है ऊपर की तरफ और यहीं से क्या मिलता है, खनिज पदार्थ मिलते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। ये प्रोसेस हो गया जाइलम का। अब हम बात करते हैं बेटा फ्लोएम की, इसकी, इस फ्लोएम की बात करते हैं, फ्लोएम का काम क्या होता है। तो बेटे फ्लोएम का काम क्या होता है कि जैसे ये शब्द आ गया, अब मरूदबिद, क्या आया, मरूदबिद, ये शब्द आ गया, फ्लोएम यहाँ पे काम करेगा, यहाँ पे लागू होगा फ्लोएम का वर्क। देखिए आपने देखा कि मरूदबिद है, ऐसे स्थानों पर पौधा है जहाँ शुष्क है, इतना शुष्क है कि वहाँ पानी की एक बूंद नहीं है, फिर भी पौधा जीवित है। तो आपने देखा कि वो पौधा कैसे जीवित है, वहाँ पानी भी है नहीं, पौधा फिर भी नहीं सूख रहा, वो अपना भोजन लगातार बना रहा है। जबकि ऐसा नहीं होता, बिना पानी की सहायता से पौधा जीवित नहीं रह सकता। लेकिन उसका कारण क्या है, उसका कारण है बेटा, मेन है फ्लोएम। कैसे, देखिए बेटा जब रात का समय होता है ना, रात का समय, तो रात को आपने देखा क्या गिरती है, ओस गिरती है, और ओस के साथ क्या होता है, पानी तो होता है, बाष्प भी तो होती है, ओस नमी तो होती है। वो नमी कहाँ पे जाती है बेटा, इस पत्ती के ऊपर गिरती है। वो ओस की जो बूंदें होती हैं, वो बूंद कहाँ गिरती हैं, पत्ती के द्वारा, पत्ती पे। जब वो पत्ती पे गिरती हैं तो जो ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम, इस फ्लोएम का क्या काम होता है, इस बूंद को उठा के क्या करता है, वो इस बूंद को पत्ती से लेके नीचे से लेके, सॉरी पत्ती से यानी ऊपर से, पौधे के ऊपरी भाग से लेके नीचे की ओर पानी को क्या कर देता है, वो पहुंचा देता है नीचे की ओर। इसका मतलब जाइलम का काम होता है पौधे में खनिज पदार्थ, पौधे में सीधे सीधे कहते हो जल का अवशोषण करना, पौधे के ऊपरी भाग से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर सभी तनों और पत्ती और जड़ में एब्जॉर्ब करा देता है। कौन, फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है, पौधों में नीचे से ऊपर की ओर। समझ गए मेरी बात। अब आपके समझ में आएगा ये थर्ड हेडिंग, अब आपके समझ में अच्छे से आ जाएगी। चलिए बेटे अब समझिए, देखिए पत्ती की संरचना। तो हमने देखा कि मरूदबिद पौधों की पत्तियों की संरचना बाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित रखने का, कंट्रोल करने का काम करती हैं।
या कंट्रोल करने हेतु रूपांतरित हो जाता है। पत्तियों पर उपचर्म, जब उपचर्म का मोटा आवरण होता है, रंध्र जो होते हैं रंध्र गड्ढों में धसे रहते हैं और कोशिकाएं में श्लेष्म पाया जाता है। तो बेटा ये तो हमने पढ़े थे बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। अब जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी महत्व, यानी बाष्पोत्सर्जन का महत्व, वेरी वेरी मोस्ट। ठीक है, चलिए आगे समझिए आप बाष्पोत्सर्जन का महत्व। चलिए बेटे आगे समझिए। देखिए अगली हेडिंग से हमारी बेटा बाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है, बाष्पोत्सर्जन का महत्व समझिए। देखिए बाष्पोत्सर्जन को आपसेक बुराई कहा गया है। बाष्पोत्सर्जन को आपसेक बुराई कहा जाता है क्योंकि बाष्पोत्सर्जन पौधे के लिए जल की कमी करने की क्रिया है। बिल्कुल सही बात है, बाष्पोत्सर्जन से क्या होता है, पौधे के लिए जल की कमी हो जाती है, फिर भी यह पौधे के लिए उपयोगी है, फिर भी यह पौधे के लिए उपयोगी है। किस प्रकार से समझिए। देखिए बाष्पोत्सर्जन को आपसेक बुराई क्यों कहा गया है, इसीलिए कहा गया है कि आप अपने खेत में इस समय धान की क्रॉप लगी हुई है, आप अपने धान के खेत में क्या है पानी लगाने जाते हो। आज आपने पानी लगाया धानों में, 2 दिन बाद देखा कि पानी खेत में है ही नहीं, कहाँ गया, सब बाँस बन के उड़ गया हवा में, खेत सूखा हो गया। तो इसलिए क्या कहा गया है कि बाष्पोत्सर्जन आपसेक बुराई कहा गया है, क्योंकि बाष्पोत्सर्जन पौधे के लिए क्या है, जल की कमी करने वाली क्रिया है, फिर भी यह पौधे के लिए उपयोगी है। तो फिर भी यह पौधे के लिए उपयोगी है, क्यों उपयोगी है समझिए आगे। देखिए इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो कह रहा है कि जड़ के द्वारा, किसके, जड़ के द्वारा अत्यधिक, 2 बार लिख गया अत्यधिक, जल के द्वारा अत्यधिक मात्रा में अवशोषित जल इस क्रिया के द्वारा वातावरण में वाष्पित हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, समझने की कोशिश करिए आप। देखिए पौधे के जड़ के द्वारा, भाई पौधे के जड़ के द्वारा बात हो रही है, अत्यधिक मात्रा में अवशोषित जल। पौधे की जो जड़ होती है वो अधिक मात्रा में जल को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है। जल इस क्रिया के द्वारा क्या करता है, वो वातावरण में वाष्पित कर देता है, वातावरण में वाष्प बनाकर क्या कर देता है, उड़ा देता है। आगे समझिए, बाष्पोत्सर्जन के द्वारा ताप समान बना रहता है। कैसे, देखिए अगर आपने मान लो सपोज दैट जितनी बरसात होती है और जो तालाबों का जल है, जो समुद्र का जल है, या जो आप खेतों में पानी लगा रहे हो, ठीक है, अगर ताप समान ना रहे, मान लो पृथ्वी का टेम्परेचर हाई हो जाए, तो आप देखोगे जब पृथ्वी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो सारा पानी बाष्प बन के सब कहाँ चला जाएगा, ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो पृथ्वी का जब टेम्परेचर हाई होगा तो एटमॉस्फेयर का लो हो जाएगा। इसी प्रकार अगर पृथ्वी का लो हुआ, बाष्प बनकर पानी नहीं उड़ेगा, मान लो मौसम ठंडा है, टेम्परेचर बिल्कुल लो है, 0 लेवल पे पहुंच गया, तो जब 0 लेवल पे पहुंच गया, बाष्प बनकर जब पानी उड़ेगा ही नहीं। जब बाष्प बनकर पानी वातावरण में नहीं उड़ेगा तो क्या होगा, वातावरण बिल्कुल शुष्क हो जाएगा और वातावरण का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा। जब वातावरण का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा तो बहुत गर्मी पैदा होगी, और उस गर्मी से क्या है, जब इतनी तेज हाई प्रेशर हाई हो जाएगा, उसका ताप टेम्परेचर वायुमंडल का इतना हाई हो जाएगा कि जो पृथ्वी जो पौधे हैं ना, तो पौधे बेटा तुरंत झुलसने लगेंगे, पौधे बिल्कुल जरने लगेंगे। तो ये क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन, इसीलिए क्या करता है, ये बाष्पोत्सर्जन ताप को समान बनाए रखता है। बाष्पोत्सर्जन से क्या है, टेम्परेचर जो पृथ्वी का है वो और जो एटमॉस्फेयर का है, दोनों में समानता बनी हुई है आपस में। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसे समझिए आप। देखिए वो कह रहा है कि बाष्पोत्सर्जन पौधे में जल तथा खनिज लवणों के परिसंचरण में सहायक होता है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल राइट। देखिए जो बाष्पोत्सर्जन है वो पौधे में जल, पौधों में क्या जल किसके द्वारा है, जड़ के द्वारा, जल ही तो लेता है पौधा। और खनिज लवण, भाई जमीन के अंदर खनिज लवण तो हैं जिनके द्वारा, खनिज लवणों को पौधा किसके द्वारा लेता है, जड़ के द्वारा, के परिसंचरण में सहायक होता है। बिल्कुल सही बात है। तो बेटा हमने 3 पॉइंट पढ़े बाष्पोत्सर्जन के महत्व में। आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक नहीं करा तो बेटे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए। चलिए बेटे अगला पॉइंट समझिए। देखिए अगला पॉइंट है हमारा फलों में शर्करा की सांद्रता। शर्करा का मतलब चीनी है, जाहिर सी बात है। फलों में शर्करा की सांद्रता, तो फलों में शर्करा की सांद्रता के बारे में आप क्या लिखोगे। देखिए अत्यधिक बाष्पोत्सर्जन के कारण फलों में शर्करा की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे फल अधिक मीठे हो जाते हैं। इसका सपोज दैट एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए मान लो आपका किसका, अमरूद का बगीचा है, सपोज दैट क्या है, अमरूद का बाग है।
अमरूद का बाग है। अब क्या होता है, इस अमरूद के पूरे बाग में बेटा क्या होता है, बरसात। क्या होता है, बरसात। बरसात से ये पूरा बाग आपका भर जाता है पानी से। इससे पानी से इस अमरूद के बाग में पानी भर जाए और पानी 6 से 7 दिन लगभग पानी रहे इस बाग के अंदर, और मौसम बिल्कुल ठंडा रहे, बारिश ही होती रहे लगातार। जब मौसम बिल्कुल ठंडा होगा, टेम्परेचर बिल्कुल लो होगा, तो बाष्पोत्सर्जन हो ही नहीं पाएगा। बाष्पोत्सर्जन की दर क्या है, कम हो जाएगी। जब बाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी तो आप देखोगे कि जो अमरूद है, जो फल है, वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल मीठा नहीं रहेगा, स्वाद भी नहीं रहेगा, बिल्कुल फीका हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, फीका हो जाएगा। किसके कारण, बाष्पोत्सर्जन के कारण, क्योंकि बाष्पोत्सर्जन हुआ ही नहीं। जब बाष्पोत्सर्जन हुआ नहीं तो पानी उसमें बाग में भरा रहा। जब पानी भरा रहा तो जो फल था वो फल कैसा रहेगा, फीका रहेगा। अब ये इसका मतलब समझ गए आप। फलों में शर्करा की सांद्रता यानी अत्यधिक, जब बाष्पोत्सर्जन तेजी से होता है, अत्यधिक होता है, तो उसके कारण फलों में शर्करा की जो सांद्रता है, वो सांद्रता कैसी है, बढ़ जाती है, जिससे फल क्या हो जाते हैं, अधिक मीठे हो जाते हैं। अगली हेडिंग है हमारी बाष्पोत्सर्जन, कर्षण तथा रसारोहण। इसे समझ लीजिए। बाष्पोत्सर्जन, कर्षण तथा रसारोहण में बाष्पोत्सर्जन के कारण द्वारा चूसण बल उत्पन्न होता है। कौन सा, चूसण बल उत्पन्न होता है, जो रसारोहण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसके लिए, रसारोहण के लिए। इसमें जल बड़े बड़े वृक्षों में भी उनकी अत्यधिक ऊंचाई तक पहुंच जाता है। बिल्कुल सही बात है, चाहे छोटा पौधा हो चाहे बड़ा पौधा हो। मान लो कोई बड़ा वृक्ष है, यानी 50-60 वर्षों का वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष है, तो बेटा उसमें भी पानी क्या है, जड़ के द्वारा ही नीचे से ऊपर तक चला जाता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो देखिए, इसके उदाहरण से समझिए। सपोज दैट जब अपने ज़माने में, अपने ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे ओल्ड ज़माने में 100 से 200 वर्ष पीछे जाइए। 100 से 200 वर्ष आप जब पीछे जाओगे तो आप घर में देखोगे कि घरों में इस टाइप की एक डिब्बी हुआ करती थी। क्या, डिब्बी। और इस डिब्बी में बेटा इसमें क्या करते थे, कैरोसिन डाल देते थे। किसका, मिट्टी का तेल। जब हम इस डिब्बी के अंदर मिट्टी का तेल डालते थे और यहाँ से एक बत्ती डालते थे, यहाँ से एक बत्ती डालते थे इसमें भोजे मिट्टी के तेल में, और यहाँ पे जब हम तीली लगाते थे इस पे तो जलाते थे तो ये लौ जलती थी। अब आपने देखा कि देखिए ये बत्ती टाइप की है, ये बत्ती कुछ भी कह लो, ये कपड़े की पट्टी समझ लो आप, कपड़े की पट्टी। आपने कपड़े की पट्टी इसमें किसमें, बोतल में, ये बोतल समझ लो आप, शीशे की समझ लो। इस बोतल में आपने क्या करा, एक मिट्टी का तेल डाला और मिट्टी के तेल में इसमें ही ऊपर एक डॉट लगा दी। इस प्रकार से आपने डॉट लगा दी। डॉट लगाने के बाद इसमें कपड़े की एक बत्ती डाल दी और मिट्टी के इतनी लंबी आप डालोगे कि मिट्टी के तेल में भीग जाए। जब आपने डाली और यहाँ पे क्या चलाई, माचिस चलाई, तो आपने देखा ये तेल जो है, यहाँ से तेल है इस पट्टी के सहारे ऊपर तक चलता जाएगा और डिब्बी आपकी बुझेगी नहीं जब तक कि ये तेल खत्म ना हो जाए। तो आपने देखा तेल नीचे से ऊपर चलता गया। इसी प्रकार से यही है कि पौधा चाहे कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, नीचे से जड़ के द्वारा ऊपर तक खनिज पदार्थ और पानी, जल आपका पहुँचता रहता है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आगे की ओर। अब बेटे में देखिए 4 क्वेश्चन आपको ऐसे बताऊंगा जो वन लाइनर के होंगे। 4 प्रश्न कैसे होंगे, वन लाइनर के, जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, जो बाष्पोत्सर्जन की दर है उसे, दर को मापने वाला जो यंत्र है उसे क्या कहते हैं। तो बेटा बाष्पोत्सर्जन की दर मापने वाला जो यंत्र है उसे कहते हैं पोटोमीटर। क्या कहते हैं, पोटोमीटर। ये ध्यान रखना, किसकी दर माप रहा है, ये बेटा बाष्पोत्सर्जन की दर को मापने वाला क्या है, यंत्र है। क्या नाम है, पोटोमीटर। अगला क्वेश्चन, अगला है पौधों में बाष्पोत्सर्जन होता है किसके द्वारा। तो पौधों के अंदर बाष्पोत्सर्जन बेटा होता है पत्ती के द्वारा। ये ध्यान रखना है, पत्ती के द्वारा। पौधों में जो बाष्पोत्सर्जन होता है किसके द्वारा, पत्ती के द्वारा। और बाष्पोत्सर्जन की दर को जो नापने वाला यंत्र है वो कौन है, पोटोमीटर। अगले अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन है, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की क्रिया में कौन सा तत्व प्रभावी है। देखिए स्टोमेटा यानी रंध्र, ये बेटा रंध्र है। रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया में, खुलने और बंद होने की क्रिया में कौन सा तत्व है जो शामिल है। तो बेटा के है पोटेशियम। क्या है, के पोटेशियम, ये सहायक है।
तो ये 3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं लगभग, ये इंपॉर्टेंट है। तो फिर से रिवाइज कराता हूँ। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन ये था कि जो बाष्पोत्सर्जन की दर है, बाष्पोत्सर्जन की दर को नापने वाला जो यंत्र है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पोटोमीटर। दूसरा है हमारा कि बाष्पोत्सर्जन, पौधों में बाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो पौधों में बाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, पत्ती के द्वारा। नेक्स्ट है कि रंध्र के खुलने तथा बंद होने में कौन सा तत्व सहायक है, तो कौन सा तत्व सहायक है बेटा, के आपका है यानी पोटेशियम। तो बेटा ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे मैंने इस वीडियो में करा दिए। बेटा मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरा नंबर है देखिए 8650415957। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे नंबर पर कॉल करिए, आपको नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।